हम लोग का चैप्टर 7, ठीक। निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में तो लोग क्या पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते थे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट क्या होता है, मान लीजिए 3 पार्ट में कौन कौन सा होगा? एक होगा परिचय। परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उदाहरण करेंगे। क्या करेंगे? उदाहरण। पहला क्या करेंगे? परिचय। दूसरा उदाहरण। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? प्रश्न करेंगे, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि सपोज अगर आप मान लीजिए कोई भी काम आप लोग करते हैं, कोई भी काम, किसी भी काम, तो आप जाते जाते फिर कोई काम एकदम सेलेक्ट तो नहीं कर देते हैं। पहले उसके बारे में आप जानते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद उसके तो मतलब पहले जाते हैं कि वो काम कैसे करता है। उसके बाद क्या करते हैं लोग? फिर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे आज। कोशिश करेंगे हो जाए, ठीक। परिचय में हमारा क्या दिया है? निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि आपको पता चल जाता है, फिल्म के नाम से ही पता चल जाता है कि फिल्म कैसा होगा। अगर फिल्म का नाम है गोलमाल तो मतलब क्या होगा? चोरी वोरी होगा या फिर हंसी कॉमेडी होगा। और दबंग तो मतलब क्या है? मारपीट होगा। उसी तरीके से जिस तरीके इसका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कुछ ऐसा ही इसमें भी होगा। तो निर्देशांक का मतलब क्या होता है? निर्देश देने वाला। क्या होता है? निर्देशांक का मतलब होता है निर्देश देने वाला। अब मान लीजिए जैसे कि मली साहब है, और मली साहब है कल होकर के मेरा पेन चुरा लिया, क्या आप ही लोग का पेन चुरा लिया, तो क्या कहेंगे उसको? वो चोर है। सिंपल है तो इंसान, लेकिन नाम क्या हो गया? चोर। उसी तरीके से जो किसी चीज को बताता है उसको क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। निर्देश देने वाले क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। भाई निर्देश किसके बारे में देगा? ज्यामिति के बारे में देगा। किसके बारे में देगा? ज्यामिति के बारे में देगा। तो ज्या अब प्लस क्या हो गया? मिति। 2 पार्ट में पढ़ गया कि नहीं? तो ज्या का मतलब होता है जमीन। क्या होता है? जमीन। और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि जमीन की माप, ठीक है। तो आप लोग जमीन मापने नहीं जाना, आप लोग को जमीन नापने अपने नहीं जाना है। मतलब क्या है इसका? जमीन की माप का मतलब कोई भी चीज अगर सरफेस होगा, बराबर चीज होगा, है ना, उसी के ऊपर हम लोग माप निकालना है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक पेज दे दिया या फिर एक कोई सरफेस बराबर दे दिया, उस पर आपको लाइन खींचना और उसको मापना। मान लीजिए ये लाइन दे दिया, ये आपको मेजर करना है कि कितना सेंटीमीटर है या कितना मीटर है। ये किसमें आएगा? ज्यामिति में आएगा। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल दे दिया, ये कहीं ना कहीं एक सरफेस पे होगा, कहीं ना कहीं एक जगह पे होगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये ज्यामिति में आता है। आप लोग पढ़ा है ना ज्यामिति? तो ये आयत मान लीजिए, ये भी एक तरह का क्या है? एक फिगर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बराबर चित्र पे आता है, बराबर पे आता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ज्यामिति। तो ज्यामिति का मतलब आप समझ गए हैं कि एक कोई ना कोई एक सरफेस होगा, यानी कि जगह होगा, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? उसका माप निकालेंगे। किसी का माप निकालेंगे? हो सकता है कि एक त्रिभुज दे दे, उसका माप निकालने के लिए कह दे। हो सकता है कि आयत दे दे, हो सकता है कि वर्ग दे दे, और हो सकता है कि कहीं बीच का कोई डिस्टेंस दे दे, एक सीधा सा लाइन कहे कि उसका माप निकालिए। ऐसा भी तो हो सकता है। इसमें हम लोग को पढ़ना है माप। क्या पढ़ना है? माप। अब किसकी माप पढ़ना है? कोई चित्र का माप, कोई डिस्टेंस का माप पढ़ना है, ठीक है। चलिए, किसी दूरी का माप निकालना है कि कैसे कितना दूर है। और यहाँ पे 80 में, अच्छा 80 में, ठीक 80 में। अच्छा यहाँ पे इरशाद है और यहाँ पे 80 में, ठीक है। ये दोनों का ससुराल कहीं ना कहीं, एक दीवार के यहाँ पे है, एक छोड़ी यहाँ पे है, और एक छोड़ी यहाँ पे, और ये यहाँ पे है, ठीक है, एक छोड़ी यहाँ पे। अब ये तो डिस्टेंस आप निकाल लीजिएगा आराम से, लेकिन अगर किसी ने कहा कि इसके ससुराल से इसके ससुराल के बीच की दूरी कितनी हो, ये भी निकालना हो तो क्या करें? निकाल सकते हैं ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं? मतलब यहां से यहां तक दूरी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि निर्देशांक दिया रहेगा, यहां से यहां तक भी दिया रहेगा। लेकिन आपसे कहा जाए कि ये बताइए ये कितने दूर पे है, आपको निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तब देखिएगा हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। तो ग्राफ आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? ग्राफ का मतलब होता है एक ऐसी लाइन होती है और एक सीधी लाइन होती है, ठीक। तो ये सीधी लाइन कहीं ना कहीं देखिएगा किसी एक पॉइंट पे काट रहा है कि नहीं काट रहा? तो जिस पॉइंट पे ये काटता है ना, उसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या कहते हैं वो? मूल बिंदु।
और मूल बिंदु है ना, तो अब मान लीजिए कि कोई एकदम जहां से शुरू करता है चलना, उसकी दूरी कितनी होती है? 0 होती है। देन इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ये x होता है और ये x एक्सिस, और ये क्या होता है? y, और ये होता है 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से जहां से हम लोग, यही से हमारे क्या होता है कि चारों तरफ बंटवारा होता है। ठीक है, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, दाएं बाएं कहीं जाओ, तो लेकिन जहां पे तुम सेंटर में खड़ा रहोगे वहां पे उसका मूल बिंदु कितना होगा? 0 निर्देशांक होगा। चलिए, अगर इधर हम बढ़ते हैं दाहिने साइड में, तो यहाँ पे 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस है, क्या है? दाहिने साइड में क्या होता है? प्लस। बाएं साइड में क्या होता है? माइनस। यहाँ पे आप ले सकते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, चलिए। लेकिन जब आप सीढ़ी को ऊपर चढ़ते हैं तो प्लस में गिनते हैं कि माइनस में? प्लस में। तो यहीं से जब ऊपर जाइएगा तो क्या गिनिएगा? प्लस। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है आपको प्लस दिखाना, सिंपल एक नंबर भी दिखा दीजिएगा वो प्लस में। ठीक, चलिए। उसके नीचे जब जाइएगा तो हम लोग सीढ़ी से जब नीचे जाते हैं तो क्या करते हैं? -1 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया -1 -2 और -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात देखिएगा, ये किसी, मान लीजिए अगर एक पेज होता, ये एक यहाँ से यहाँ तक एक, ये क्या होता? एक पेज होता। मान लीजिए कि कोई एक सिंपल सा ऐसा पेज होता, मान लीजिए ऐसा पेज होता। ठीक है, ऐसा पेज होता, और इसको हम लोग एक लाइन यहाँ से खींचते और एक लाइन यहाँ से खींचते। इसको कितने पार्ट में बांट देता हो? 4 पार्ट में बांट देता। तो अगर मान लीजिए ये पूरा एक सरफेस है, इसको ये कितने पार्ट में बांटा है? कितने पार्ट में बांटा है? 4 पार्ट में बांटा है। तो 4 पार्ट में बांटने का मतलब क्या है? इसका कुछ अलग अलग नाम होगा, पहला का कुछ अलग नाम होगा, दूसरा का कुछ अलग नाम होगा, और तीसरा का कुछ अलग नाम होगा। सबका अलग अलग नाम होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग? ये शुरू कहां से करेंगे? ये भी आपको पता है कि ये प्लस वाला वैल्यू होता है ना, नीचे वाला क्या होता है? माइनस। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग x वाला वैल्यू को पहले लिखते हैं और y वाला वैल्यू को बाद में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ तो कुछ नंबर दिया है और यहाँ पे कुछ नंबर दिया है। तो पहले ये x वाला वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं और बाद में क्या लिखते हैं? y वाला। चाहे कहीं भी हो, y वाला बाद में जाएगा, x वाला पहले। इसको दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो, इसको बोलेंगे हम लोग प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा क्या बोलेंगे? चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो पहला प्रथम चतुर्थांश, उसके बाद जस्ट इधर आएंगे, इसको कहेंगे हम लोग द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, सही। इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय। ठीक है, चलिए। इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ। चतुर्थ, चतुर मत पढ़ लिया चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ। तो पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ भी प्लस में है, x वाला भी प्लस में है, y वाला भी प्लस में है। इस साइड में क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। ठीक, इधर रहिएगा तो यहाँ पे देखिएगा x वाला वैल्यू क्या है? माइनस में, और y वाला वैल्यू क्या है? प्लस। द्वितीय चतुर्थांश क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। ठीक है, चलिए। यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक प्लस और एक हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो चतुर्थांश आप समझ गए। अब दूरी कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपसे एक चीज और कह दे कि x एक्सिस पे, x अक्ष पे, इसको क्या कहेंगे? ये x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है। तो अगर कह दे कि x अक्ष पे, x अक्ष पे निर्देशांक क्या होगा? क्या होगा? देखिएगा, मान लीजिए एक ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, ये क्या है? x अक्ष है, ये y है कि नहीं? चलिए, अगर x अक्ष पे, यानी किस पे होगा? इस अक्ष पे होगा ना। यहाँ पे हम मान लीजिए 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3
हो गया। चलिए अब आपसे कह रहा है कि एक्स अक्ष पे, किस पे अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ना निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा। एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष का मतलब क्या है, यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, हो सकता है ना। लेकिन इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष का कोई हिस्सा है, अगर है तो मान लीजिए यहाँ पे मिल रहा है, इसका निर्देशांक क्या है, वाई का 0। तो एक्स का निर्देशांक तो कुछ भी हो सकता है, तो हम एक्स लिख लेंगे और वाई का निर्देशांक क्या लिखेंगे, यानी आपसे कह रहा है एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा, क्या लिखेगा, एक्स और 0, क्या लिखेगा 0। अगर आपसे कह दे वाई अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष पर निर्देशांक है ना क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो आप लोग पहले वैल्यू किसका लिखना है, 0 का। तो यानी कि इस अक्ष की बात कर रहे हैं, तो इसमें x का कितना अंश है, 0 है। तो हम लोग पहले लिखेंगे 0 और बाद में लिखेंगे y। दिक्कत है ठीक है कि अगर मान लो जैसे कि ये एक ऐसे लाइन दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या y, यहाँ पे y है, यहाँ पे एक्सिस, यहाँ पे क्या लिया x और यहाँ पे लिखा x, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा o, वो मतलब क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत करना, जिसको हम लोग 0 से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, ठीक। तो मान लो हमने यहाँ पे एक ले लिया, यहाँ पे 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मान लो एक पॉइंट हमने मान लिया इसको, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है ए और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। एक आदमी खड़ा है ए पे और दूसरा आदमी कहाँ खड़ा है, बी पे। चलो तो ए से बी की, यहाँ के सेंटर से ए की दूरी कितनी है, 3। मान लिया अगर सेंटीमीटर में भी निकालते तो 3 सेंटीमीटर है, नहीं तो इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं। इसको यहाँ से 5 पे रख देते हैं, इसको रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, अगर सेंटर से मूल बिंदु से ए की दूरी कितनी है, अगर ओ से ए की कितनी दूरी है, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। लेकिन अगर यही कह दे कि ओ से बी की दूरी कितनी है, ओ से बी की दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यही कह दे ए से बी की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 1 2 3 4 हम लोग निकाल लेंगे 4, ठीक है। चलो मान लीजिए बात को, लेकिन ये तो बहुत सिंपल है, हम लोगों ने अपने मान से खींच लिया तो खींच लिया, लेकिन क्वेश्चन में देगा तो कैसे निकालेंगे। तो ये देखो, अगर हम इस ए बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ का वैल्यू, टोटल वैल्यू ले लेते हैं, क्या करते हैं, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी है, ओ बी है, यानी कि ओ बी है ये वाला वैल्यू, नहीं समझ में, ओ से बी की दूरी टोटल दूरी है। चलिए उसके बाद इसमें से सबसे छोटा दूरी ले लेते हैं, ओ से लेकर के ए तक। अगर पूरा में से अगर हम ओ ए को हटा दें तो क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, ओ से बी की दूरी कितनी है, 9, और ओ से ए की दूरी कितनी है, 5। दूरी कितना आ गया, 4, यानी बीच का दूरी निकल गया कि नहीं निकल गया, ए से बी की दूरी निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया, कोई दिक्कत। चलिए अगर वही कह दे, मान लीजिए एक सेंटर हम लोग यहाँ ले लेते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पे ए भी लिया है, यहाँ पे ले लेते हैं सी, यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए डी ले लेते हैं, ठीक। अब देखिएगा, अगर ओ सी की बात कर लें, ओ और सी की दूरी कितनी है, 2, और ओ से लेकर के डी की दूरी कितनी है, 5 है। लेकिन अगर हमको निकालना है सी से डी की दूरी कितनी हो जाएगी, सी से डी की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो वहीं अगर हम निकालना चाहते हैं सी से डी की दूरी, तो टोटल दूरी क्या निकालेंगे, ओ डी, यानी ओ से लेकर डी तक टोटल दूरी हो गया, और घटा देंगे ओ से लेकर सी तक का छोटी दूरी, ठीक है। यानी कि ओ डी की दूरी कितनी है, 5, और ओ सी की दूरी कितनी है, 2, यानी कितना आ गया, बात समझ में आएगी, नहीं समझ में। यानी कि लंबी दूरी में से छोटी वाली दूरी को हटाएंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाए।
मान लीजिए कि हमारा एक निर्देशांक, यहाँ के निर्देशांक देता है, टोटल निर्देशांक देता है x, ऐसा y, यानी कि सबसे बड़ी दूरी को क्या मान लेते हैं y2, क्या मान लिए y2, और छोटे वाले को क्या मान लिए y1, ठीक है। और यहाँ से जब हमने यहाँ दिया तो बड़े वाले का मान लेंगे x2 और छोटे वाले का मान लेंगे x1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि अगर हमको ये शॉर्टेज दूरी निकालना है, ए बी की दूरी निकालना है, ए और बी की दूरी निकालना है, तो x2 माइनस x1 कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर x2 माइनस से, अगर x2 में से x1 घटा देंगे तो बीच की दूरी हमारी निकल जाएगी। अगर वहीं यहीं पे अगर c और d की बात करें तो बड़ी वाली दूरी कितनी है y, तो y2 माइनस y1 कर दे तो इसकी दूरी निकल जाएगी। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए इससे आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए इसी पे बना देते हैं, अच्छा एक चीज तो भूल ही गया बताना, चलो देख लेते हैं। एक चीज अब एक मान लो कि कोई सेंटर हमने यहाँ पे दे दिया, एक कोई सेंटर यहाँ पे दे दिया, कोई बिंदु दे दिया, कोई लड़का वहां पे खड़ा है, मान लीजिए एक बात कर लेते हैं, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है और पूछा जाए कि x से कितनी दूरी पे है और y से कितनी दूरी पे है, ठीक। तो अगर हम y से लेके आते हैं इसको यहाँ से, मान लीजिए अगर 4 से लेके आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग 6 पे, ठीक है। तो अब बताइए ये 6 से कितनी दूरी पे है? 1 2 3 4 सेंटीमीटर दूरी पे है। लेकिन वही y से बात करते कितने सेंटीमीटर दूरी पे है? 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं? तो चलिए, तो अगर x से y से इस सेंटर की दूरी क्या बता रही है कि 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर दूर है, हमने कैसे काउंट किया? x से ना काउंट किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे x निर्देशांक। क्या बोलेंगे? x निर्देशांक, ठीक। या एक और इसका नाम है भुज। क्या नाम है इसका? भुज। भुजा मत समझ लिया ना, चलिए बात समझ में आती है। यानी x y से दूरी जो हम लोग काउंट कर रहे हैं ना, तो x निर्देशांक कर रहा है क्योंकि x से पता चल रहा है कि कितने दूरी पे है ना, और इसको क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब वही बात कर रहे हैं, x से ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो हमको कौन निर्देश दे रहा है? y की कितने दूरी पे है, यानी 1 2 3 4। बात समझ में आ रहा है? तो इसको, इस वाले दूरी को कहेंगे हम लोग y निर्देशांक, ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं कोटि। अब एक चीज समझिएगा, इसको कैसे याद रखिएगा कि x को भुज कहते हैं और y को याद हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, अगर याद रह जाएगा चलिए तो दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और समझिएगा, यहीं पे चलो यहाँ पर बना देते हैं दूसरा, मिटा दे इसी को, बनाने को बता देते हैं। चलिए आप लोग समझ रहे हैं ना इस बात को? बस समझ में आ जाना चाहिए, बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 बिंदु दे दे। क्या दे दे? 2 बिंदु। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे दे दे और एक बिंदु यहाँ, ठीक। तो आपको क्या कर रहा है कि यहां से यहाँ की दूरी निकालना है, यहां से यहाँ की दूरी निकालना। आपको कैसे निकालिएगा? देखिए ये 2 बिंदु दे दिया है, कह रहा है वहां से वहां की दूरी आप निकाल दें। कैसे निकालिएगा? सबसे पहले आपको आना पड़ेगा कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ आना पड़ेगा लेकर के इसको नीचे, तब ना x निर्देशांक बताएगा कि हमारा कितना पे रखा गया है। और फिर यहाँ से लेकर आना पड़ेगा हमको इसको। चलिए फिर यहाँ पे चलो 3 से ले लीजिए और यहाँ से 5, ठीक है। चलिए अब आपको दूरी क्या निकालना है? इसकी दूरी निकालनी है, ठीक है, इसकी दूरी। तो अगर एक बात बताइएगा, हम इसको थोड़ा सा और आगे इस जितना दूरी होगा, ये जितना दूरी होगा उतना ही तो ये भी होगा, है, और जितना ये दूरी होगा उतना ही दूरी
होगा कि नहीं होगा? तो अगर यहाँ पे बात कर लें तो देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और जहां पे समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगता है? अगर किसी एक साइड को निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। मतलब क्या है कि इसको हम लोग ये एक त्रिभुज की, मान लीजिए एक त्रिभुज हमने यहाँ बना लिया बड़ा सा, तो ये इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? ये है ना। तो सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आधार कहते हैं। नहीं कहते हैं? तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ कर्ण निकालना होगा तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर अंडर रूट, जैसे स्क्वायर हटेगा तो रूट बनेगा नहीं बनेगा। तो देखिए इतना लंबा लंबा बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, तो इसको एच से दिखाते हैं। आधार को क्या कहते हैं? बेस, तो बी से दिखाते हैं। और लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, यानी कि उसको पी से दिखाते हैं। तो बस वो ज्यादा सिंपल रहेगा, एच बी और पी कंपेयर ये आधार लंब कर्ण। ठीक है, चलिए अब आपको कर्ण तो निकालना सीख लिए। अगर कह दे आप लंब निकालिए तो क्या कीजिएगा? लंब निकालना होता है क्या कीजिएगा? तो लंब निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है ना, माइनस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे पी निकालना हो, अगर आपको आधार निकालना हो तो क्या करिएगा? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ पे देखिएगा ये निकालना है, तो यानी कि हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। निकाला ना? तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला यानी कि ये हो जाएगा हमारा, कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस में। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने अभी देखा था यहाँ पे, जैसे सपोज मान लीजिए इसकी दूरी हमने क्या माना था? ये किसको है? y को बता रहा ना। इसको मैंने बड़े वाले का मान लिया y2, छोटे वाले को मान लिया y1, और ये किसको बता रहा है? ये x को बता रहा ना। तो मान लो हमने इसको मान लिया x1, इसको क्या मान लिया? x, सॉरी हाँ ठीक है सर, नहीं समझ में आ रहा है, यही मान लो ना, x2 मान लो, x1 मान लो, कोई दिक्कत? जितना ये निकलेगा उतना ही तो होगा। यहाँ पर अगर नहीं समझ में तो y2 यहाँ मान लो, y1 यहाँ मान लो, जितना ये निकलेगा उतना ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने ये समझा, अभी सीखा था कि इस बीच की दूरी को निकालने के लिए y2 में से y1 घटाएंगे तो ये दूरी निकलेगा। अभी आपने समझा था। और x2 ये वाला वैल्यू निकालने के लिए x2 में से x1 घटाइएगा तो ये वाला वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो ये टोटल दूरी को, वहां से यहां तक की दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहां से यहां तक दूरी को लिख सकते हैं क्या? x2 माइनस x1। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1। कोई दिक्कत किसी को? है दिक्कत? यानी ये भी साइड आपको पता चल गया और ये भी साइड आपको पता चल गया। आपको निकालना क्या है? ये वाला साइड। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको? यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक बार लिख लेते इसको। अगर हमको ये दूरी निकालना है कर्ण, तो क्या लिखेंगे? लंब स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे? अब एक बात बताओ तुम लोग, यहाँ पे लंब क्या दिया है? y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला कितना दिया है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये निकल गया कि नहीं? ये निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। इसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र। बात समझ में आई? दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? x2 माइनस x1, तो ये पहले लिखना चाहिए, बाद में लिख देंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस में क्या होता है? y2 माइनस। ऐसे भी लिखेगा तो गलत नहीं है, बात वही निकलेगा, क्योंकि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिखे बात की है, और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बात की है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात दोनों का सेम है। कोई दिक्कत किसी को? आया कि नहीं समझ में आया? इसी को कहते हैं हम लोग
दूरी सूत्र। अब आपसे दूरी सूत्र पूछेगा तो क्या बताइएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें आया कि नहीं समझ में? उतारना तो उतार लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगर मान लो अगर एक पॉइंट दे दे यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे दे दे, ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे दे दे, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया और एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, ये दोनों पॉइंट को मिला दिया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मिला दिया और पूछ रहा इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 2 पॉइंट है। अब एक चीज बताइएगा, यहाँ पे एक पॉइंट है अगर, तो यहाँ पे कुछ भी होगा x y कुछ भी होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 0 होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया इसका 0 0 ले लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू कितनी है 4 और y का वैल्यू कितनी है 3। तो अब इसका अगर वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, इसकी दूरी निकालना चाहते हैं, ठीक है, एक चीज देखिए, या फिर हम लोग 3 और 4 तो मान लिए, लेकिन हम ऐसे भी तो मान सकते हैं, ये x2 है, ये क्या है y2 है, और ये क्या है x1 है, क्योंकि दोनों साथ में आएगा ना, x y दोनों साथ में आएगा, समझ में आ रहा है, समझ में दोनों साथ में आएगा। तो एक चीज देखिएगा, अगर x2 में से x1 घटा दें, ठीक है, हमने अभी फॉर्मूला लिखा था कि दूरी सूत्र निकालने के लिए बहुत क्या फॉर्मूला लगता है हम लोग का, x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब एक चीज देखोगे, x2 का वैल्यू कितनी है 4, x1 का वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। यहाँ पे y2 का वैल्यू कितनी है 3 और y1 का वैल्यू कितनी है 0। तो एक चीज देखोगे, यहाँ पे 4 में से 0 हटेगा तो क्या होगा 4, यहाँ पे 3 में से 0 हटेगा तो 3, तो यहाँ पे क्या निकल के आया 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9, 16 में कितना हो गया 25, क्या निकल के आया यहाँ से 5। एक चीज समझो, हम लोग इतना प्रोसेस किया, क्या ऐसा नहीं लिख सकते थे कि डायरेक्टली कि जो x2 का वैल्यू है वही तो स्क्वायर हुआ है और y2 का जो वैल्यू है वही तो स्क्वायर हुआ है कि नहीं? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, बस बात खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फिर लिख कर हटाने की क्या जरूरत है। आप चाहें तो ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मना नहीं करेगा, लेकिन आपको मैंने बताया कि जब देखो यहाँ पे घटाने के बाद वही चीज है ना, लास्ट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो डायरेक्टली आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिख देंगे y स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत निकल जाएगा। आप दूरी सूत्र से मूल बिंदु से भी दूरी निकल जाएगा और दूरी सूत्र से भी क्या निकल जाएगा आपका दूरी निकल जाएगा, ठीक है। रेख क्या होता है ये समझिएगा, संरेख, संरेख का मतलब क्या होता है, संघ रेखा है ना, संघ रेखा कब बनेगा जब एक सीधी सी लाइन बनेगी, ठीक। आपके पास अगर 3 गो पॉइंट दे दे, 3 गो पॉइंट दे तो एक लाइन बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन भी सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो लाइन खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, तो सीधा सा एक लाइन बना के नहीं बना, ठीक है। लेकिन अगर वही 3 को पॉइंट देता है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो बताइए तीनों एक लाइन में है, एक लाइन में है नहीं है। तो अगर यही पॉइंट अगर ऐसा देता, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो अब बताइए तीनों एक लाइन में है कि नहीं है। तो अगर कोई 3 या बिंदु या 3 से अधिक बिंदु, 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही लाइन पे हो, क्या हो, एक ही लाइन पे हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग संरेख, क्या कहते हैं हम लोग संरेख कहते हैं। या फिर 2 बिंदु तो हमेशा संरेखी होता है, क्योंकि 2 बिंदु कहीं भी खींच दोगे लाइन मिल ही जाएगा, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। 2 बिंदु हमेशा क्या होता है संरेख होता है, लेकिन 3 बिंदु जब एक ही लाइन में हो, एक ही सीधा सीधा हो, तो उसमें क्या कहेंगे हम लोग संरेख कहेंगे, और अलग अलग है तो संरेख नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, यहाँ पे मान लिया हमने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया सी, तो यहाँ पे संरेख होने का एक और शर्त ये होता है कि ए और बी की दूरी, क्या ए और बी की दूरी और बी और सी की दूरी कितने के बराबर होना चाहिए, ए और सी के बराबर होना चाहिए। ए और बी की दूरी और बी और सी की दूरी कितने के बराबर होना चाहिए, ए से लेकर सी के बराबर होना चाहिए, पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त इसका ये है कि किसी भी दो भाग, यानी मान लीजिए एक भाग ये हो गया, एक भाग ये,
किसी भी दो भाग की दूरी तीसरे भाग के बराबर है, किसी भी दो पार्ट की दूरी या दो भाग की दूरी तीसरे भाग के बराबर है तो क्या है वो समरेखा। समझ में आ गया? समझ में? हमने अभी क्या देखा, दो भाग का दूरी कितने बराबर है, तीसरे भाग के बराबर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, ये समरेख हो जाएगा। समरेख समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को? चलिए उसके क्या बना, ये वर्ग है। क्या है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं। और सबसे पहले इसको चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज का मतलब क्या है देख लीजिए। चतुर्भुज का मतलब जो चार भुजाओं से बने हुए चित्र को क्या कहते हैं हम लोग? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जो चार भुजाओं से बने हुए चित्र को क्या कहते हैं हम लोग? चतुर्भुज कहते हैं। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब चारों भुजाओं जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट कुछ अलग दिया होगा, एक्स वाई, एक्स और वाई दे दिया होगा, यहाँ पे बी दे दिया है, यहाँ पे सी, यहाँ पे तो आपको कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो ए और बी की दूरी होगी, ए बी या बी सी या सी डी है ना, या ए डी, ये चारों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर। कोई दिक्कत? चारों एक दूसरे के बराबर हो तो क्या कहलाएंगे? वर्ग। लेकिन इसमें एक और शर्त है। शर्त ये है कि यहां से यहां और यहां से यहां, यानी ए और सी और बी और डी भी बराबर होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा? वर्ग। मतलब क्या है कि सबसे पहले साइड का बराबर कर देंगे, उसके बाद ये विकर्ण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण को भी हम बराबर कर देंगे, तब जाके क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। कभी कभी क्या होता है, एक समचतुर्भुज बनता है जिसका चारों भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता। देखिए बता रहे हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर तो है, क्या विकर्ण बराबर है? नहीं है। तो चारों भुजाएं जैसे मान लीजिए इसके ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, यानी ए बी, बी सी और सी डी और ए डी तीनों बराबर है, चारों बराबर है। लेकिन ये क्या है? ए सी बराबर नहीं है किसका? बी डी का, क्योंकि देखो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो ये क्या बोल जाएगा? जब भुजाएं बराबर हो और विकर्ण अलग अलग हो उसको कहते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए उसी तरीके से एक और फिगर बनता है, जैसे मान लीजिए एक ऐसा बन गया, इसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आयत कहते हैं ना। मान लीजिए इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, तो मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यहाँ पे देखोगे ए बी बराबर है किसका? सी डी का। ए बी बराबर है किसका? सी डी का। लेकिन वही ए डी बराबर है किसका? बी सी। लेकिन ये भी तो बराबर होना चाहिए ना, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए से लेकर सी तक और बी से लेकर डी, ये तीनों का तीनों अगर केस बराबर होता है तो क्या हो जाएगा? ये आयत होगा। क्या हो जाएगा? ये आयत होगा। अगर ये विकर्ण बराबर, ये समान सारे भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या वो आयत होगा? नहीं। तो इसको आयत बनाइए, इस तरह का फिगर बनेगा। देखिए बता रहा आपको, जैसे मान लिया हमने ऐसे लिख लिया, तो ऐसा आमने सामने तो बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन क्या इसका विकर्ण बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा ए बी सी और डी। क्लियर है? यहाँ लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें चारों के चारों क्या बराबर है, जैसे ए बी बराबर है किसका? सी डी का, और ए बी ए डी बराबर है किसका? बी सी का। लेकिन ये दोनों बराबर है क्या? ए सी बराबर नहीं है किसका? बी डी का। है नहीं है ना? तो जब नहीं है ना तो इसको कहते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। कोई दिक्कत किसी को? समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा? अभी वर्ग पढ़ा, समचतुर्भुज पढ़े, आयत पढ़े, इसको बोलते हैं हम लोग आयत बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। मतलब अगर आपसे ऐसा दे देगा तो पहचान जाइएगा ना कि वर्ग कब होगा
समांतर चतुर्भुज कब होगा, समचतुर्भुज कब होगा, आयत कब होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे दे देता है क्वेश्चन, ठीक है। आपसे पूछ देता है कि संरेख में है कि नहीं है। मान लीजिए 3 लड़कियां बैठी है, तीनों लड़कियां संरेख में है कि नहीं है, तो 3 लड़कियां निकालने के लिए भी बता दी है कि आपको एक दूसरे की दूरी निकाल लीजिएगा और उसके बाद इक्वल कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास त्रिभुज। क्या होता है बाबू, त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ लीजिए। त्रिभुज हमारे या तो मान लो 2 भुजाएं बराबर या फिर तीनों भुजाएं बराबर, ये भुजा तीनों भुजा बराबर है कि नहीं। अगर तीनों भुजाएं बराबर है इसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज को बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजाएं बराबर नहीं हो तो क्या कहते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज। आप लोग बोलिएगा सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप हम लोग को, क्योंकि ये आपको चैप्टर में पढ़ना है, कहीं ना कहीं आगे चैप्टर पढ़ना है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। एक होता है जिसका कोनों बराबर ना हो, जिस तरह रोजे कोनों ढंग का नहीं, उसी तरीके से कहते हैं उसको कहता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। हो गया। एक और है, यहाँ पे लिखिएगा, एक होता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब जानते हैं आप, समकोण अभी बनाए थे यहाँ पे, ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ये मतलब क्या है, एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा ना, तो इसको क्या बोलेगा हम लोग, समकोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है ना। चलिए, एक होता है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, ए और बी और ए बी और सी। तो मतलब क्या है, ए बी बराबर है किसका, बी सी का। ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो इस तरीके के त्रिभुज को कहते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं समझ में? समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब क्या है, समदूरस्थ क्या दिया है आपका, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। क्या होती है, समान दूरी। किसकी दूरी, समान की दूरी नहीं। एक मान लीजिए एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ले लिया है, ठीक, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और सेंटर में लीजिए इसका नाम क्या हो गया, सी। तो यानी कहने का अर्थ क्या है कि ये दूरी ए से लेकर सी तक की दूरी बी से लेकर सी तक की दूरी के क्या है, बराबर। क्या है, बराबर है। यानी कि समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, यानी कि ए से लेकर के सी की दूरी बी से सी की दूरी के बराबर, एकदम सेंटर में, ठीक है। मतलब क्या है, अगर हम बात कर ले यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का घर है ना, हम सबको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए मेरा ससुराल है, यहाँ पर रोजे का ससुराल। मान लीजिए एक बात कर रहे हैं, तो एक बात कर रहे हैं, अच्छा सब आसानी है इसके बारे में, मान लीजिए हाँ चलिए ठीक है। अब आगे तो यहाँ पे जब हम लोग का घर है ना, तो जितनी दूरी हमारे और हमारे घर का ससुराल की दूरी है, तो यहीं से रोजी के ससुराल की दूरी ठीक है। मतलब क्या है कि दूरी की दूरी क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। तो बराबर है, तो यहाँ पे बराबर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए से लेकर सी की दूरी और बी से लेकर के सी की दूरी। तो ये एक दूरी सूत्र यहाँ पे लगाएंगे अगर, तो मान लो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बराबर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, क्योंकि दो को दूरी है ना, दो को फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या होगा ना, इस वाले स्क्वायर रूट से ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर कट तो जाएगा ना, बराबर है,
बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर तो दोनों बराबर कट जाना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 3 और 5 दे दिया, यहाँ पे दे दिया 2 और 7, अब बताओ बराबर होगा कब? इस तरीके का फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या है कि सी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। समदूरस्थ कहेगा कि यानी कि एकदम बीच की सेंटर की दूरी आपको निकालना है, ठीक है। तो सेंटर की दूरी यानी बीच में बांट देंगे और यानी कि ये दोनों फॉर्मूला लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये समदूरस्थ में ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है ना? आए बात समझ में कि नहीं समझ में?